हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, हम एबीएम में से मॉड्यूल सी का चैप्टर नंबर 23 का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। पार्ट थर्ड है ये। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग। देखिए, लास्ट के जो दो वीडियो हमने देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें से यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। देखिए, लास्ट के यदि दो वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो जरूर उसे देख लीजिए। इस जो एक टॉपिक बच गया है, इसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे जो आपके चैप्टर्स में दिए हुए हैं। ठीक है, उस एमसीक्यू को क्लियर करेंगे। तो यदि आपने नहीं पढ़ा है ना, जैसे क्रेडिट रिस्क क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, आरबीआई का गाइडलाइंस क्या है रिस्क मैनेजमेंट में, ये सारी चीजों को यदि आप क्लियर कर लेते हैं पहले, उसके बाद जब एमसीक्यू बताया जाएगा उसको आप करेंगे तो खुद से कर पाएंगे। ठीक है, और ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्या होता है। उसके बाद फिर एमसीक्यू की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्या है। फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? क्रेडिट रेटिंग के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो क्रेडिट रेटिंग के बारे में जो पढ़ा है उसमें क्या था कि किसी बोरोवर में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। जब लोन प्रोवाइड किया जाता है तो उसे रेटिंग किया जाता है, उसका उसका मेजरमेंट किया जाता है क्रेडिट रेटिंग के द्वारा। इसके लिए अलग अलग एजेंसी होती है, एक्सटर्नल एजेंसी होती है, और बैंक खुद से भी करता है, जो इंटरनल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो ये आपने लास्ट के वीडियो में देख लिया कि किस बोरोवर में कितना रिस्क है, उसके आधार पे उसकी प्राइसिंग की जाती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। यदि रिस्क ज्यादा है, इसका मतलब रेटिंग उसका खराब है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका ज्यादा चार्ज किया है। ये लास्ट के वीडियो में आपने देख लिया है। यहां जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? सीआईसी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या करती है कंपनी? तो ये आरबीआई के द्वारा सेटअप किया हुआ कंपनी है ना। तो ये जो भी बोरोवर जिसे आप लोन दे रहे हैं, उसकी हिस्ट्री पहले से क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या रही है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त इसके द्वारा किया जाता है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, इसके द्वारा जानकारी दिया जाता है कि जिस बोरोवर को आप लोन दे रहे हैं उसका क्रेडिट हिस्ट्री पहले से क्या रहा है, कहीं से लोन लिया है, वो लोन क्या उसका सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये सारी जानकारी दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो बैंक, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी बोरोवर को लोन दे रहा है, तो उसको पहले से पता चल जाता है कि इसे हमें लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी होती है जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। समझ में आ रहा है? तो देखिए क्या कह रहा है कि द नीड ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम वाज फेल्ट इन ऑर्डर टू अलर्ट द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पुट देम ऑन गार्ड अगेंस्ट बोरोवर्स हु हैव डिफॉल्टेड इन देयर ड्यूज टू अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। पहले से कोई दूसरे लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ उन्होंने यदि ले रखा है, लोन ले रखा है, उसकी जो हिस्ट्री है उसे बताया जाता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन अभी प्रोवाइड कर रहा है उसको। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो पता कर पाता है कि किस प्रकार से उसकी क्रेडिट हिस्ट्री रही है। इट वॉज ऑल्सो इंपरेटिव टू अरेस्ट एक्रेशंस ऑफ फ्रेश एनपीए। एनपीए होने से बचाता है ना, कम किया जाता है उस चीज को। कैसे कम किया जाता है कि पहले से यदि आपको पता है कि ये बरोबर सही नहीं है, डिफॉल्टर है, तो आप उसे लोन नहीं देते हैं, तो आपका जो एनपीए होने वाला है उससे आप बच जाते हैं। ठीक है, इन बैंकिंग सिस्टम थ्रू एंड एफिशिएंट सिस्टम्स ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ऑन बोरोवर्स एज अ फर्स्ट स्टेप इन क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट। और जो क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट है ना, जो रिस्क इन्वॉल्व होता है किसी बोरोवर के साथ, उस रिस्क से भी बचाता है। तो ये समझ में आ गया कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का काम क्या है। ठीक है, देखिए यहां पे दो चीज समझिए, एक क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होता है ना, सीआई, और एक सीआईसी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। दोनों में अंतर है। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हो गया कि जो लोन प्रोवाइड करती है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं आप। ठीक है, लेकिन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्या है कि किसी बोरोवर के क्रेडिट हिस्ट्री को बताता है। समझ में आ गया? अब देखिए क्या है कि फॉर द अबव नीड आरबीआई लाइसेंस सम एंटिटी टू कलेक्ट एंड अरेंज क्रेडिट डेटा रिलेटेड टू द बोरोवर। अब ये कौन कंपनी करती है? तो आरबीआई के द्वारा आरबीआई के द्वारा 4 कंपनी को ये काम दिया गया है कि आप जो भी बोरोवर्स है, जहां कहीं से भी लोन लेता है, तो उसका जो डेटा है उसको आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, और जब भी जरूरत पड़ेगा, जो भी उस चीज को यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, फिर कह रहा है कि सीआईसी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी आर एस्टैब्लिश्ड एज पर रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप। वर्किंग ग्रुप एक कमेटी है, उसके द्वारा जो रिपोर्ट आया, उसका चेयरमैन कौन था? एनएच सिद्दीकी, उसके द्वारा
क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का सेटअप किया गया। ठीक है, सीआईसी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी आर रेगुलेटेड बाय सीआईसी एक्ट 2005। ये एक्ट है जिसके द्वारा सीआईसी को बनाया गया था, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी का सेटअप किया गया था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब यदि बात करें कि प्रेजेंटली देयर आर 4 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी इन इंडिया, 4 है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, अभी बताया मैंने, तो उसे याद रखना जरूरी है आपके लिए। जैसे क्या है, ट्रांस यूनियन सिविल है ना, ट्रांस यूनियन सिविल जिसे आप क्या कहते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा आपका है इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तीसरा है एक्सपेरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और आपका जो चौथा लास्ट है क्रिफ हाई मार्क क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसे आप याद रखिएगा, 4 ये सीआईसी हैं जिसे पूछा जा सकता है कि कौन है प्रेजेंटली, कौन चल रहे हैं। तो ये 4 सीआईसी है जो इंडिया में अभी फिलहाल क्या है, काम कर रहा है। ठीक है, इसमें से कैसे याद रखेंगे, तो बहुत ज्यादा नहीं, तो आप यदि सिविल याद रखते हैं तो आपको याद रह जाएगा। इक्विफैक्स याद रखिए, शॉर्ट में आप याद रखना चाहते हैं जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है। एक्सपेरियन याद रखिए और हाई मार्क, ये यदि शॉर्ट में भी याद रखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं, यदि पूरा याद नहीं भी होता है तो। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि सीआईसी का क्या मतलब होता है, इसका रोल क्या है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करें कि ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आर टू बिकम द मेंबर ऑफ ऑल सीआईसी। अब देखिए, सीआई क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जो है, जो लोन प्रोवाइड करती है, जैसे बैंक है, तो जो भी इंस्टीट्यूशंस है जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, उसे क्या है कि सीआईसी के मेंबर होना जरूरी है। ठीक है, टोटल कितने हैं, टोटल 4 सीआईसी है। तो पहले तो किसी एक का मेंबर होना था, लेकिन अब क्या किया गया है कि 4 में से चारों का मेंबर होना जरूरी है, कोई भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उसे। ठीक है, और उसके लिए फी कितना देना पड़ता है, तो मेंबरशिप की यदि बात करें तो 10,000 एक बार देना पड़ता है, और एनुअल फी जो देना पड़ता है वो 5,000 प्रत्येक साल उसे पे करना पड़ता है, इसके लिए मेंबर्स बनने के लिए। ठीक है, यदि मेंबर बन जाते हैं तो एक बार 10,000 लगेगा और प्रत्येक एनुअली जो है सो 5,000 रुपीज पे करना होता है। समझ में आ गया। Credit institutions are to submit information of their borrower to CIC on monthly basis। अब देखिए, सीआईसी जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, कोई जादू तो नहीं करती है कि उसके पास इंफॉर्मेशन खुद से चला जाएगा। तो जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, कहने का मतलब जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया है, तो उसके डेटा को मंथली बेसिस पे सीआईसी को प्रोवाइड करना पड़ता है, सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं उसे। और जब डेटा मंथली बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा, और जब जिनको जरूरत होगा तो वहां से डेटा क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, वो उसे पता चल जाएगा उस चीज का। ठीक है, कि क्या इसका क्रेडिट हिस्ट्री रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, कंसेंट ऑफ, अब इसके लिए क्या बोरोवर से कंसेंट लेने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन है वो सीआईसी को प्रोवाइड किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, इसके लिए बोरोवर से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है। बैंक आर टू सबमिट लिस्ट ऑफ सूट फाइल्ड एंड नॉन सूट फाइल्ड अकाउंट्स ऑफ विलफुल डिफॉल्टर ऑफ ₹25 lakhs एंड एबव टू सीआईसी ऑन मंथली बेसिस। देखिए, विलफुल डिफॉल्टर जो होता है, विलफुल डिफॉल्टर का मीन्स क्या हो गया कि जब इंटेंशनली डिफॉल्ट किया जाता है, पे नहीं किया जाता है लोन अमाउंट को, तो उसे विलफुल डिफॉल्टर बोला जाता है। इसके लिए जांच किया जाता है, लेकिन ये जो विलफुल डिफॉल्टर में काउंट किया जाता है, तो वो 25 lakhs एंड एबव का क्रेडिट फैसिलिटी होना चाहिए उसका, तभी आप विलफुल डिफॉल्टर के कैटेगरी में उसे क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। उससे यदि कम है और यदि इंटेंशनली उन्होंने नहीं पे किया है लोन अमाउंट, फिर भी आप विलफुल डिफॉल्टर के कैटेगरी में उसे काउंट नहीं करेंगे। लेकिन यदि क्रेडिट फैसिलिटी 25 lakhs या इससे ज्यादा है, तो विलफुल डिफॉल्टर के लिए वो क्या है कि उस जांच के लिए वो एलिजिबल है, कि यदि विलफुल डिफॉल्टर है तो उसे विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा। तो 25 लाख और इससे ज्यादा, ये याद रखिएगा। और ये मंथली बेसिस पे ये भी सीआईसी को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो आपका है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, क्रिलिक। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ही है, सीआईसी है। आप बोलिएगा कि ये सीआईसी है तो टोटल नंबर ऑफ जो सीआईसी है वो 4 है। जी डेफिनेटली 4 है, जो आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया गया है। लेकिन ये हटके है, हटके इसलिए है क्योंकि यहाँ बड़े अकाउंट जो है, बड़ा जो प्रपोजल्स है, उसके लिए यहाँ पे क्रिलिक यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है। देखिए, द आरबीआई हैज सेट अप सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, है ना, इन 2014 टू कलेक्ट, स्टोर एंड डिसेमिनेट द क्रेडिट डेटा टू लेंडर्स। सेम काम है, यहां भी सेम काम ही है।
लेकिन यहाँ पे जो है वो लार्ज क्रेडिट के लिए है, जो लार्ज क्रेडिट जो बड़ा अकाउंट्स है उसके लिए यूज किया जाता है, वो भी हम देखेंगे। वो आप समझ लीजिए कि ये जो लार्ज क्रेडिट है ये इसका वैल्यू 5 करोड़ एंड उससे ज्यादा का होता है, उसका इंफॉर्मेशन इसे देना होता है सारे क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। The bank are required to report credit information including classifications of an account as SMA to CRILC on all their borrowers having aggregate fund-based and non-fund-based exposure of rupees 5 crore and above with them। चाहे वो SMA स्पेशल मेंशन अकाउंट, मैंने क्या बोला था कि जब एनपीए होने से पहले का जो होता है, जो ओवरड्यू होता है ना अकाउंट, तो उसके उसे एसएमए बोला जाता है। तो एसएमए का डेटा चाहे तो एनपीए हुआ है ना, जो भी फैसिलिटी है, तो फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड ये दोनों मिला करके यदि 5 करोड़ या उससे ज्यादा होता है तो ये इंफॉर्मेशन दिया जाता है क्रिलिक को। कौन देगा? तो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड किया है, तो अपने बोरोवर का इंफॉर्मेशन वो किसे प्रोवाइड करेगा? क्रिलिक को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जब जरूरत पड़ेगा तो दूसरा इंस्टीट्यूशन उसे यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है? क्रॉप लोन, लेकिन क्रॉप लोन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच रिपोर्टिंग। क्रॉप लोन जो है वो इस रिपोर्टिंग से एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब उसका रिपोर्ट नहीं करना है, लेकिन एग्रीकल्चर लोन का करना है। कहने का मतलब एग्रीकल्चर लोन्स में क्रॉप लोन्स भी आते हैं, तो क्रॉप लोन स्पेशली बात करें तो उसको रिपोर्ट नहीं करना है, लेकिन एग्रीकल्चर कैटेगरी में बाकी जो लोन्स दिए हैं उसका रिपोर्टिंग करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बैंक्स नीड नॉट रिपोर्ट देयर इंटरबैंक एक्सपोजर टू क्रिलिक इंक्लूडिंग द एक्सपोजर्स टू नाबार्ड, सीडबी, एक्जिम बैंक्स एंड एनएचबी। जो भी इंफॉर्मेशन है नाबार्ड के साथ जो प्रोवाइड किया गया है, लोन लिया गया है ना, या सीडबी के द्वारा जो है, एक्जिम बैंक के द्वारा जो है, एनएचबी के साथ जो उसका क्रेडिट इंफॉर्मेशन है उसे प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इंटर बैंक एक्सपोजर्स का रिपोर्ट क्रिलिक को नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आरबीआई गाइडलाइंस। आरबीआई गाइडलाइंस रिक्वायर बैंक टू also रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ देयर कस्टमर। डेबिट और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, 1 करोड़ से ज्यादा यदि है तो उसको उस इंफॉर्मेशन को भी क्रिलिक को प्रोवाइड करना पड़ता है। कौन सा इंफॉर्मेशन? कि करेंट अकाउंट में, किसी बोरोवर के करेंट अकाउंट में, ठीक है, चाहे वो बोरोवर हो बैंक का या ना हो, है ना, लोन लिया हो या ना लिया हो, लेकिन यदि करंट अकाउंट की बात करें और उसमें डेबिट या क्रेडिट बैलेंस दोनों में से कुछ भी 1 करोड़ से ज्यादा है तो भी वो क्रिलिक को इंफॉर्मेशन देना है उसका, ठीक है। लिस्ट ऑफ नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर एंड रिटर्न ऑफ अकाउंट्स आर टू बी इन्फॉर्म टू क्रिलिक। अब देखिए इसमें अमाउंट की बात नहीं की गई है, किसी भी अमाउंट का हो सकता है, नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर का इंफॉर्मेशन और रिटर्न ऑफ अकाउंट का इंफॉर्मेशन भी क्रिलिक को देना होता है। अब नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स क्या होता है कि वैसे बोरोवर्स जो हेल्प नहीं करता है बैंक को, यदि कोई उसका रिकवरी एक्शन स्टार्ट किया गया, बोरोवर ने नहीं दिया, लोन अमाउंट को नहीं पे किया, और उसके बाद यदि रिकवरी एक्शंस बैंक के द्वारा शुरू किया जाता है तो उसमें कॉपरेट नहीं करता है, उसके लिए क्या करता है? हर्डल्स बनता है, तो वैसे केस में उसे नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स बोला जाता है, और वैसे बोरोवर का इंफॉर्मेशन भी क्रिलिक को प्रोवाइड करना होता है। दूसरा है रिटर्न ऑफ अकाउंट। रिटर्न ऑफ अकाउंट मीन्स हो गया कि वैसे अकाउंट जो बैंक अपने बैलेंस शीट को सुधारने के लिए खुद से ही उस अकाउंट को क्या करता है? क्लोज, मतलब कुछ मैक्सिमम अमाउंट को जमा कर देता है और उससे क्या करता है? अपने बैलेंस शीट को, अपना एनपीए लेवल को कम करके दिखाता है, तो ये रिटर्न ऑफ अकाउंट का इंफॉर्मेशन भी क्रिलिक को प्रोवाइड करना होता है। इसमें अमाउंट से रिलेटेड नहीं है, इसमें सिर्फ नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर जो भी है और रिटर्न ऑफ अकाउंट है वो क्रिलिक को इंफॉर्मेशन देना होता है। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने सही से समझ लिया है और फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी देख लिया है, तो एमसीक्यू जो अभी बताने वाला हूं, जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसलिए मैंने बोला ना कि यदि फर्स्ट सेकंड पार्ट को नहीं देखा है तो उसे देखिए, उसके बाद इस एमसीक्यू को बनाइए, खुद से आप बना सकते हैं। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी हैव बीन परमिटेड बाय आरबीआई टू फंक्शंस। कितने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को लाइसेंस दिया गया है आरबीआई के द्वारा फंक्शंस करने के लिए? तो टोटल जो सीआईसी है वो 4 है, अभी मैंने बताया था जस्ट इस वीडियो में, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में नहीं आएगा,
ये चार ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन से क्रेडिट रिस्क नहीं है। तो क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ये तीन फर्स्ट वीडियो में बताए गए थे, ये तीन प्रकार के रिस्क को। तो उसमें क्रेडिट रिस्क में ये कौन से नहीं है, शॉर्ट में आपको बता दूं, क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि जब आप लोन प्रोवाइड करते हैं, जब बैंक लोन प्रोवाइड करती है किसी बोरोवर को, तो वो लोन अमाउंट फिर से वापस नहीं होने का जो रिस्क होता है उसे ही क्रेडिट रिस्क बोला जाता है। अब किसी भी वजह से वो हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे वही बताना है कि कौन सा क्रेडिट रिस्क नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या करता है, अनविलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू मीट हिज हर कमिटमेंट रिलेटिंग टू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद द बैंक। जो भी लिया है उन्होंने उस इच्छा नहीं है देने का, है ना। तो अनविलिंगनेस है कि वो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं बैंक के साथ उसको मीट नहीं करना चाह रहा है, उसे नहीं पूरा करना चाह रहा है। तो ये क्या क्रेडिट रिस्क का पार्ट बनेगा? तो डेफिनेटली ये क्रेडिट रिस्क तो है ही, है ना। लेकिन यहां आपको बताना है कि कौन सा क्रेडिट रिस्क नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है कि इनएबिलिटी ऑफ कस्टमर टू रिम्बर्स द बैंक इन केस ऑफ इन्वोकेशंस ऑफ अ गारंटी और डिवॉल्वमेंट ऑफ एलसी। देखिए, चाहे फंड बेस्ड की बात करिए चाहे नॉन फंड बेस्ड की बात करिए, जिस भी क्रेडिट फैसिलिटी में यदि वापस नहीं होता है जो भी प्रोवाइड किया गया है फैसिलिटी बैंक के द्वारा, तो क्रेडिट रिस्क का पार्ट बनता है। तो यहां कह रहा है कि यदि इन्वोकेशंस ऑफ गारंटी, जो गारंटी दिया गया है बैंक के द्वारा उसका इन्वोकेशंस होता है और डिवॉल्वमेंट ऑफ एलसी हो जाता है ना, मतलब इसमें डिफॉल्ट होता है, तो क्या क्रेडिट रिस्क का पार्ट है? तो डेफिनेटली ये भी क्रेडिट रिस्क का पार्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि इन एबिलिटी ऑफ कस्टमर टू मीट हिज हर कमिटमेंट रिलेटिंग टू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद द बैंक, वो देने में सक्षम ही नहीं है। देखिए यहां पे फर्स्ट में क्या था, अनविलिंगनेस, इच्छा ही नहीं है उसकी। दूसरे में क्या है, इनएबिलिटी, वो नहीं कर पाया जो भी कमिटमेंट था बैंक के साथ। और तीसरे केस में भी इनएबिलिटी है कि वो सक्षम नहीं है वो ट्रांजैक्शंस को पूरा करने में जो भी लिया गया था। तो यहां भी क्रेडिट रिस्क इन्वॉल्व है। तो कौन सा नहीं है, तो लॉस टू द बैंक ड्यू टू फ्रॉड। यदि फ्रॉड होता है तो वो जो रिस्क है वो ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट बनता है, ना कि क्रेडिट रिस्क का पार्ट बनता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में से एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है जो अफेक्ट कर रहा है? तो गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, ये क्या बैंक के अंदर की पॉलिसी है? नहीं, बाहर की पॉलिसी है। तो ये एक्सटर्नल रिस्क होगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी ऑप्शन जैसे देखिए, देखिए यहाँ पे जरूरी ये नहीं हम कर रहे हैं कि सिर्फ आपको ऑप्शंस बता दें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस को क्लियर किया जा रहा है आपके लिए, तो कि आपका किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन ना हो, सारे ऑप्शंस को आप समझ पाए कि एग्जैक्टली वो कह क्या रहा है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस भी क्या कह रहे हैं। तो यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, तो गवर्नमेंट पॉलिसी जो है एक्सटर्नल फैक्टर होगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन बाकी ऑप्शन समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि फॉल्टी लोन एंड रिपेमेंट स्ट्रक्चरिंग। यदि लोन लोन ही गलत है ना, या रिपेमेंट का जो स्ट्रक्चरिंग है वो सही नहीं है, तो ये तो इंटरनल रिस्क हो जाएगा ना, इंटरनल फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये बैंक के द्वारा खुद से इस काम को किया गया है, जो रिस्क क्रिएट कर रहा है, तो ये इंटरनल फैक्टर्स में से आएगा। ओवर एक्सपोजर, बहुत ज्यादा लोन दे रखा है एक जगह पे एक बोरोवर को, तो वो भी क्या हो जाएगा, इंटरनल फैक्टर हो जाएगा। लैक ऑफ एन एफिशिएंट रिकवरी मशीनरी, जो है बैंक का जो रिकवरी प्रोसेस है वो सही नहीं है, ये सारे इंटरनल फैक्टर हैं। लेकिन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये बाहर, बैंक के बाहर की पॉलिसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बाहर की पॉलिसी है, इसलिए ये एक्सटर्नल फैक्टर में से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग क्रेडिट रिस्क। कौन से इंटरनल फैक्टर नहीं है? अभी हमने समझा ना कि एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, उसमें बोल रहा है कि इंटरनल फैक्टर कौन सा नहीं है। तो एक्सेसिव लेंडिंग टू अ साइक्लिकल इंडस्ट्री, बहुत ज्यादा लोन आपने दे रखा है, एक्सेसिव लेंडिंग कर रखा है, उसके वजह से रिस्क यदि हो रहा है तो क्या होगा, ये इंटरनल फैक्टर है, ये इंटरनल आपके बैंक के द्वारा, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा क्रिएट किए गए चीज है, ठीक है, तो ये इंटरनल फैक्टर्स में आएगा। लो क्वालिटी ऑफ क्रेडिट अप्रेजल्स एंड मॉनिटरिंग, जो अप्रेज किया गया है लोन का उसकी क्वालिटी जो है वो लो है, कहने मतलब सही से नहीं किया गया, और उसकी मॉनिटरिंग भी सही से नहीं किया जा रहा है, तो ये भी आपका क्या है, इंटरनल फैक्टर्स होगा। डेफिशिएंसी इन द लोन पॉलिसी ऑफ द बैंक, जो लोन की पॉलिसी है उसमें कमी है, तो ये भी आपका इंटरनल फैक्टर्स हो जाएगा। लेकिन यहां पूछ रहा है इंटरनल फैक्टर कौन सा नहीं है, तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ऑफ अदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री है वो अपने कंट्री के लोगों को बचाव के लिए उस तरह से पॉलिसी जो बनाया गया है, तो ये बाहर की पॉलिसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर की नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एन इंटरनल फैक्टर्स में से होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो लेवल एक्शंस फॉर मिटिगेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क। देखिए जो सेकंड वीडियो में शायद बताया गया था कि जो
क्रेडिट रिस्क है उसको मिटिगेट करने के कौन कौन से ऑप्शंस है, तो उसमें दो लेवल पे हमने देखा था, एक मैक्रो लेवल लेवल पे देखा था और एक माइक्रो लेवल पे देखा था, जो क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट किया जा रहा था। तो मैक्रो लेवल पे क्या था कि जो बैंक की पॉलिसी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो पॉलिसी बनाई जाती है, वो आपका मैक्रो लेवल का पार्ट बनता है। और जो ब्रांच लेवल पे जहां पे लोन प्रोवाइड एक्चुअली किया जा रहा है, वो लेवल आपका माइक्रो लेवल होता है। तो ये दोनों आपने समझ लिया है। यहां पूछ रहा है कि कौन सा मैक्रो लेवल का पार्ट नहीं है क्रेडिट रिस्क को मिटिगेट करने का। ठीक है, तो समझिए, आप पीरियोडिकली रिव्यू ऑफ द एक्सपोजर नॉर्म्स फॉर सिंगल और ग्रुप बोरोवर। अब किस बोरोवर को कितना लोन देना है, किस सेगमेंट में कितना लोन देना है ना, तो इसका रिव्यू करना। तो ये रिव्यू कौन करता है, ये पूरे ब्रॉड सेंस है, ये मींस मैक्रो लेवल पे किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है उस लेवल पे, बड़े लेवल पे किए जाते हैं इसमें। तो ये तो पार्ट नहीं बनेगा माइक्रो लेवल। यहां पूछ रहा है कि नॉट अ मैक्रो लेवल्स, माइक्रो लेवल, तो ये तो माइक्रो लेवल्स में से आ जाएगा, लेकिन आपको पूछ रहा है कि मैक्रो लेवल का कौन सा नहीं है यहाँ पे मिटिगेट करने का क्रेडिट रिस्क का ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंप्रूविंग अप्रेजल्स स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिट प्रपोजल। अब क्रेडिट प्रपोजल्स जो है उसका जो अप्रेजल्स किया जा रहा है उसमें इंप्रूव करना है ना, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना, उसमें सही से अप्रेजल्स करना। तो ये कहां किया जाता है, ये आपका जहां लोन प्रोवाइड किया जाता है ब्रांच लेवल पे कह सकते हैं, उस जगह पे। तो ये आपका मैक्रो लेवल का पार्ट नहीं बनेगा, इसका मतलब आपका आंसर यही होगा। और नेक्स्ट जो भी है ये आपका क्या है, मैक्रो लेवल पे किए जाते हैं काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो लेवल एक्शंस फॉर मिटिगेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क। वहां पे मैक्रो था, यहां पे माइक्रो कौन नहीं है वो पूछ रहा है। तो इंप्रूविंग सैंक्शनिंग एंड डिलीवरिंग प्रोसेस, ये भी ब्रांच लेवल पे काम होता है, तो ये माइक्रो लेवल की चीज है जहां पे मिटिगेट किया जाता है क्रेडिट रिस्क को, है ना। नेक्स्ट है ऑप्टेशन ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी, ये भी ब्रांच लेवल का काम है। ब्रांच लेवल कहने का मतलब ये हो गया कि जहां से लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो उस लेवल पे ये काम किए जाते हैं। इसका मतलब ये माइक्रो लेवल का, ये माइक्रो लेवल पे ये मिटिगेशन का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजल कैटेगरीज ऑफ प्रपोजल। इंडिविजुअल प्रपोजल, जो एक एक प्रपोजल्स है उसका सही से मॉनिटरिंग करना, ये काम कहां होता है, ये भी आपका ब्रांच लेवल का काम है। तो नेक्स्ट जो पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ द एक्सपोजर लिमिट फॉर बिजनेस इंडस्ट्री सेगमेंट, जो एक्सपोजर है बैंक का एक्सपोजर कहां पे कितना होना चाहिए, इसका जो सेट किया जाता है नॉर्म्स, ये होते हैं क्या, माइक्रो लेवल का पार्ट। तो ये आंसर आपका यही होगा, क्योंकि आपको पूछ रहा है कौन सा माइक्रो लेवल का, ये यहां पे ऑप्शंस नहीं है मिटिगेट करने के लिए क्रेडिट रिस्क का। तो आपका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्रेडिट डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट। कौन से क्रेडिट डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स में से ऑप्शन सही नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो क्रेडिट डेरिवेटिव्स अच्छे से आपने समझ लिया है। आप यहां पे ऑप्शन देखिए कि दीज आर यूज टू हेज क्रेडिट रिस्क टू द बैंक। तो ये तो आपका क्रेडिट डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स है। जब हेज किया जाता है, क्रेडिट रिस्क को कम किया जाता है, उसके लिए जो ऑप्शंस यूज किए जाते हैं, तो ये क्या क्रेडिट डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट है द प्रोटेक्शन बायर्स इज द लेंडिंग बैंक। प्रोटेक्शन बायर कि जो भी रिस्क है, रिस्क में क्या करता है कि प्रोटेक्शन जो है उसको लेता है, बाय करता है। तो वो कौन करता है, क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशन है, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, वो करता है। ये बहुत अच्छे ढंग से बताया गया कि आपका प्रोटेक्शन बायर क्या होता है, प्रोटेक्शन सेलर क्या होता है, रिस्क बायर क्या है, रिस्क सेलर क्या है, ये सारी चीजों को बताया गया है। तो ये भी आपका क्या होगा, क्रेडिट डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स में से ये ऑप्शन सही है कि प्रोटेक्शन बायर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस ही कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द प्रोटेक्शन सेलर कैन बी अनदर बैंक और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटेक्शन सेलर जो प्रोटेक्शन को दे रहा है वो कोई दूसरा होता है, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस जो लोन प्रोवाइड किया है उसके अलावा कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट कह रहा है कि द क्रेडिट असेट इज ट्रांसफर्ड इन केस ऑफ द डेरिवेटिव्स। तो ये गलत है, क्रेडिट डेरिवेटिव्स में असेट्स को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शंस आपका सही होगा, क्योंकि यहां पूछ रहा है कि नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो क्रेडिट डेरिवेटिव प्रोडक्ट से रिलेटेड बाकी तीन ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिट रेटिंग इज अ सिस्टम ऑफ, क्या है क्रेडिट रेटिंग, क्या करता है, रिस्क को मेजर करता है। डेफिनेटली रिस्क को मेजर किया जाता है क्रेडिट रेटिंग के थ्रू, है ना। मिटिगेशन नहीं होगा, माइग्रेटिंग नहीं होगा, क्रेडिट अप्रेजल्स नहीं होगा। तो क्रेडिट रेटिंग क्या करता है, रिस्क को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इंटरनल रेटिंग मींस, इंटरनल मींस क्या, बैंक के अंदर जो रेटिंग किया जाता है इंटरनल रेटिंग, बाहर के एजेंसी के द्वारा हेल्प नहीं लिया जाता है तो वो इंटरनल रेटिंग कहलाता है। जब भी किसी बोरोवर्स के कितना रिस्क है वो इन्वॉल्व है, उसकी जो रेटिंग की जाती है इंटरनली किया जाता है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, तो वो इंटरनल रेटिंग कहलाता है। ठीक है, तो रेटिंग द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का रेटिंग करना, है ना, तो ये बाहर से भी आप करवा सकते हैं। रेटिंग द प्रमोटर्स, प्रमोटर्स का रेटिंग करना, रेटिंग द रिस्क फॉर इंटरनल यूज, ठीक है, और रेटिंग द बोरोवर्स एंड फैसिलिटी। तो बोरोवर्स एंड फैसिलिटी का रेटिंग करना, देखिए ये सारे ऑप्शंस आप कहेंगे तो हो सकता है सही, लेकिन ये सारे में से देखना है आपको कि यहां कंप्लीट ऑप्शंस क्या है कि बोरोवर का या फैसिलिटी का रेटिंग जो किया जाता है वो इंटरनली जब किया जा रहा है तो ये आपका इंटरनल रेटिंग का पार्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? आप कंफ्यूज हो सकते हैं अब इसमें आपकी रेटिंग द रिस्क फॉर इंटरनल यूज, तो बाहर की एजेंसी के द्वारा भी रेटिंग करके आप इंटरनली यूज करते हैं ना, अपने काम में लाते हैं उस चीज को, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कंप्लीट ऑप्शन आपका यहां पे दे रहा है कि बोरोवर एंड फैसिलिटी का जो रेटिंग किया जाता है तो इंटरनल रेटिंग मीन्स हो गया कि वो क्या है, अपने यूज के लिए किया जाएगा, लेकिन बोरोवर एंड फैसिलिटी यहां दोनों कंप्लीट आपका ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग बैंक्स डिपेंड्स ऑन, एक्सटर्नल मींस बाहर के एजेंसी के द्वारा जब रेटिंग करवाया जाता है तो बैंक किस पे डिपेंड करता है, रेटिंग एजेंसी, जो रेटिंग एजेंसी है उस पे डिपेंड करता है, जो बाहर की रेटिंग की एजेंसी है। ठीक है, एक्सपीरियंस्ड स्टाफ्स ऑफ द बैंक ये नहीं है, बैंकिंग कंसल्टेंट्स नहीं है, नन ऑफ द अबव, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट, क्रिलिक जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने, हैज बीन सेटअप बाय, किसके द्वारा सेटअप किया गया है, एसबीआई के द्वारा नहीं, एज अ प्राइवेट कंपनी नहीं, ज्वाइंटली एसबीआई और आईसीआईसी नहीं, तो क्या होगा आंसर, आपका आंसर बी हो, आरबीआई हो जाएगा, ऑप्शन डी हो, क्योंकि आरबीआई के द्वारा इसे सेटअप किया गया था 2014 में। तो इस प्रकार से कुछ टॉपिक्स भी देखे आज और एमसीक्यू किए गए, तो यदि आपने सही से पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको एमसीक्यू समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए हर चीज को ना एमसीक्यू में एक एक वर्ड को तो समझाया नहीं जा सकता है, तो यदि आप वीडियो देखे होंगे पहले ना तो फिर वो चीज ज्यादा आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा, ठीक लग रहा है, तो बाकी के वीडियो के लिए भी यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए, ताकि नेक्स्ट जो चैप्टर का वीडियो बनाने वाला हूं उसका भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और जितना ज्यादा हो सके लोगों तक इसकी रीच बढ़ाइए। थैंक यू।